हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक को कवर किया था, परंतु अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम शुरू से पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसे कुछ बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं। वो बेसिक टर्म क्या है, आओ शुरू करते हैं। एक ही सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड के बारे में। तो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में मिलने वाले जो कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल कंपाउंड जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे अकार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, किनसे प्राप्त होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होंगे। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक होते हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। अब ये सर समझ नहीं आता कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। तो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं वे अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने होते हैं मिनरल्स एंड गैसेस। जो अपने मिनरल्स एंड गैसेस होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। मुख्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। किसके अंतर्गत करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किस में करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो अब समझ नहीं आता सर कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाने के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन चीज़ों का स्टडी की जाती है, इसको समझाने के लिए पुरानी कुछ धारणाएं हैं, उन पुरानी धारणाओं को पहले पढ़ लेते। तो इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन ही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो क्या हुआ, कुछ पुरानी विचारधारणा ये है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या बोला जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी को जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा, बर्जीलियस ने अपने सिद्धांत में क्या कहा? इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बता दिया कि प्रयोगशाला में, लैब में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि लैब में, कहाँ पर? लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये बात किसने बोला था? ये बात बोला था
वर्जीलियस ने सन 1815 में। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोल दिया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण लैब में नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बोला क्या कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण जो होगा ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, यानी जीव जंतु या पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कभी भी लैब में नहीं बना सकते, जिससे इन्होंने जीवधारियों में एक रहस्यमय शक्ति की कल्पना की, जिसे विटल या वाइटल फोर्स नाम दिया गया, जैव शक्ति नाम दिया गया, जैव शक्ति नाम दिया गया, जैव शक्ति नाम दिया गया। अब क्या हुआ, इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था ओहलर। ओहलर ने क्या किया, ओहलर ने क्या किया, ओहलर ने क्या किया, इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, ओहलर। ओहलर ने 1828 ईस्वी में अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनेट के मिश्रण को लेकर के गर्म किया। अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनेट के मिश्रण को लेकर के गर्म किया। गर्म करके इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट प्राप्त किया। तथा पुनः इन्होंने क्या करा, यही जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को वायु की अनुपस्थिति में, एयर एब्सेंट था तो वायु की अनुपस्थिति, एयर एब्सेंट है, वायु की अनुपस्थिति में इसको और गर्म किया। जब वायु की अनुपस्थिति में अमोनियम साइनेट को और गर्म किया गया तो यही जो अमोनियम साइनेट है ये रीअरेंज होकर के यूरिया में कन्वर्ट हो गया, NH2CO NH2 यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो यूरिया होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन्होंने लैब में ही क्या सारा काम किया था, ये सारी प्रोसेस इन्होंने किसमें किया, लैब में। तो लैब में इन्होंने क्या किया, अमोनिया तथा हाइड्रोजन साइनेट को मिश्रण को गर्म करके पहले अमोनियम साइनेट बना लिया और पुनः इसे अमोनियम साइनेट को वायु की अनुपस्थिति में पुनः गर्म किया तो यह रीअरेंज होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया। अब यूरिया जो है हमारे जीवधारियों के यूरिन में पाया जाता है और जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अमोनियम साइनेट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने क्या किया, लैब में ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। वर्जीलियस ने क्या कहा था कि लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो ओहलर के इस एक्सपेरिमेंट से, इस खोज से जो वर्जीलियस का वाइटल फोर्स थियरी था उसका अंत हो गया, उसका अंत हो गया। किसकी वजह से हुआ, इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। अब जो यूरिया होता है इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर पूछ लिया जाए जो यूरिया है NH2CO NH2 अगर पूछ जाए यूरिया में जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, यूरिया में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH2 जिसे एमाइड समूह कहा जाता है। क्या होता है, एमाइड समूह कहा जाता है। अगर यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछी जाए कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो ये 46% होती है, 46% होती है। तो जो ये यूरिया है, यूरिया का एक अन्य नाम भी है जिससे हम लोग कार्बेमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बेमाइड। और यूरिया का जो IUPAC नाम है, IUPAC नाम बनता है अमीनो मेथेनामाइड। तो ये यूरिया के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। तो अब इन छोटे से टॉपिक को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बाद के टॉपिक को कवर करते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि बताइए प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो प्रयोगशाला में निर्मित, लैब में प्रयोगशाला में बनाया गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। इसका अगर जनरल फार्मूला पूछा जाए तो जनरल फार्मूला क्या होता है, NH2C++ONH2। अब यूरिया का जनरल फार्मूला ये है। अगर पूछा जाए यूरिया में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूरिया का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CONH2 जिसे एमाइड समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमाइड समूह भी कहा जाता है। फिर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा यूरिया में कितनी होती है, 46%। यूरिया के बोरों पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखी हुई होती है 46%। अब अगर ये चीज़ तो हो गया, अब अगर यूरिया का कुछ अन्य नाम भी है तो यूरिया का एक अन्य नाम है जिसे हम लोग कार्बेमाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बेमाइड, कार्बेमाइड। इसका जो IUPAC नाम है, IUPAC नाम है अमीनो मेथेनामाइड, अमीनो मेथेनामाइड।
मेथेनामाइड। ये कौन सा नेम है? IUPAC नेम है। ये इंडस्ट्रियल नेम है, इंडस्ट्रियल नेम या औद्योगिक नाम बोल सकते हो। कार्बेमाइड जो होता है ये कार्बेमाइड, तो कार्बेमाइड क्या है? औद्योगिक नाम है। अमीनो मेथेनामाइड कौन सा नाम है? IUPAC नाम है। यूरिया जो है इसे कॉमन नेम बोल सकते हो, सामान्य में बुलाया जाता है यूरिया। अब ये था तो कुछ जनरल सी बातें। अब हम लोग इसके बारे में और स्टडी करते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डिफिनीशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। पहले इसको लिख लीजिए। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या कहता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। का ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बनिक यौगिक। अब समझ नहीं आता सर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होना आवश्यक है। तो कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन उपस्थिति ही होना चाहिए। किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना ही चाहिए। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन मैक्सिमम केस में उपस्थिति होती है, तो ये मोस्टली प्रेजेंट होगा, मोस्टली प्रेजेंट होगा। अब हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन एटम भी आ जाएंगे, हो सकते हैं और नहीं भी। तो कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन एटम उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। अब यक्स का मतलब है हैलोजन एटम। यक्स के स्थान पे क्या आ सकता है? एफ आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है और I आ सकता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, इसमें भी कार्बन उपस्थित है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बोनेट आयन में भी कार्बन उपस्थित है फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक बाइकार्बोनेट इसी प्रकार से है, बाइकार्बोनेट आयन में भी कार्बन उपस्थित है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर कैल्शियम कार्बाइड की बात करें जिसका स्ट्रक्चर बनता है CaC2, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? कहीं ना कहीं इसमें भी तो कार्बन उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है तो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए था, परंतु ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम में कार्बोनेट में भी क्या है? आपको बताया कि जितने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब जो होता क्या है, ये तो कार्बनिक यौगिक है नहीं। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, किसको हीट किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है या किस में अपघटित हो जाता है? टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ये वाला इक्वेशन आप याद रखोगे। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे तो कन्वर्जन में ये बहुत यूजफुल रहेगा। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें साइनाइड की, जैसे KCN, तो क्या KCN में क्या है? कार्बन है। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सोडियम थायोसाइनेट HCN, क्या ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें भी कार्बन है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए था, परंतु ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिसमें कार्बन है फिर भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। इन गुणों की, इन कंपाउंड की या इन मॉलिक्यूल का जो गुणधर्म होता है वो अकार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म से ज्यादा समानता रखता है, इसलिए इन यौगिकों का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक केमिस्ट्री में करते हैं, अकार्बनिक रसायन में करते हैं। तो हम लोग इसके बाद जो कार्बन है, कार्बन के कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आप पहले इनको लिख लीजिए, नोट कर लो। अब हम लोग कार्बन की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कार्बन का सिंबल, कार्बन का सिंबल संकेत क्या है? तो कार्बन का सिंबल संकेत होता है C। संकेत क्या है? C। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6।
अगर मास नंबर पूछ लिया जाए, मास नंबर का मतलब है द्रव्यमान संख्या है, तो इस द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या इसका होता है 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और अगर पूछ लिया जाए कि ये जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जब हम लोग बोरबरी के नियमानुसार करेंगे तो 2,4, पहला के कोष फिर यल कोष। के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 4। तो अगर पूछा कार्बन का बाह्यतम कोष कौन होता है, के या यल, तो यल होगा। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बाउ के नियमानुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आप बाउ के अनुसार क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोष कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट शेल, 2s और 2p। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो याद रखना, अब अगर पूछ लिया जाए यही जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो संयोजकता, वैलेंसी बोला जाए तो संयोजकता। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। अब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। अब 4 कैसे है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या है, 2s और 2p। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये तीर जो है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करेगा। अगर क्या है, एरो ऐसे ऊपर की तरफ लगाएं, इसका मतलब क्या, चक्रण की दिशा ऊपर है, इसका चक्रण की दिशा नीचे। जिससे हम लोग अगर ऊपर की तरफ है तो दक्षिणावर्त, नीचे की तरफ है तो फिर वामावर्त बोला जाता है। अब अगला आता है कौन सा, 2p। p में टोटल कितने कक्षक बनते हैं, 3। कौन कौन से, px py और pz। तो ये अपना 2px 2py 2pz। p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3। p में अभी यहाँ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाओ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया जाता है। अब ये तो था ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 मिले हैं, कितने मिले हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये वाले इलेक्ट्रॉन तो युग्म में है ना, जोड़े में है, ये वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसकी उतनी ही संयोजकता होती है। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अभी इसको लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जब इसी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित, ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इस 2s ऑर्बिटल को एनर्जी दी जाती है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और आवश्यकता अनुसार क्या करेगा, ये अपने युग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और यहाँ पे अगर बात करें 2p में कितने कक्षक बनेंगे, 3। दिखाएगा px py pz। तो जब इसको एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड से अनपेयर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जब ग्राउंड स्टेट को एनर्जी दी जाती है तो आवश्यकता अनुसार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसका स्पिन ठीक पहले के इलेक्ट्रॉनों के जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, वैलेंसी भी कितनी निकल के आई, 4 निकल के आती है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि कार्बन कौन सा बंध बनाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप नोट लिख लो, नोट यही लिखना, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना, ये नोट पॉइंट क्या लिखना है कि जो कार्बन होगा, कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध बनाएगा। और ऐसे यौगिक जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है
ऐसे कंपाउंड जिनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है वे सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो होगा वो हमेशा कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध। इसलिए कार्बनिक यौगिक हमेशा कौन से प्रकृति के होंगे? सहसंयोजी प्रकृति के होंगे। यानी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आर याद रखना क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। तो आप इनको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कार्बन के आइसोटोप्स पढ़ लेते हैं कि कार्बन के टोटल कितने आइसोटोप्स हैं और हमारे नेचर में कुल कितने आइसोटोप्स कार्बन के उपस्थित हैं। पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो। अब हम लोग आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जिससे हम लोग कार्बन के समस्थानिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स किससे कहते हैं? याद रखना, एक ही तत्व के सेम एलिमेंट के वे विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें या जिनका जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर क्या होता हो? डिफरेंट होता हो, अलग अलग होता हो, क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो कार्बन के टोटल 15 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के टोटल आइसोटोप्स कितने हैं? टोटल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के टोटल आइसोटोप्स हैं 15, जो शुरू होता है C8 से C22 तक, यानी कार्बन 8 से कार्बन 22 तक। टोटल कितने आइसोटोप्स हो गए अपने कार्बन के? 15 आइसोटोप। लेकिन नेचर में उपस्थित, हमारे प्रकृति में उपस्थित जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं। तो नेचर में उपस्थित आइसोटोप्स, नेचुरल आइसोटोप्स बोल सकते हैं उसे, नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कितने हैं? 3 हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? 3 कौन कौन से हैं? तो नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 3 हैं। कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और ये जो अपना कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव होता, कैसा? रेडियो सक्रिय होता है। और ये क्या होता है, जब ये कार्बन 14 जो होगा अपने अंदर से बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा पार्टिकल को क्या करेगा? इमिट करता है। बीटा पार्टिकल को इमिट करने के पश्चात ये नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो कार्बन 14 है हाईली अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा तो नाइट्रोजन एटम में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 का यूज कहाँ पे करते हैं? तो कार्बन 14 का जो यूज है, इसका यूज क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों को निर्धारण करने में कि जीवाश्म जो है कितना साल पुराना है या चट्टान जो है कितनी साल पुरानी है, तो फॉसिल्स और चट्टानों के, जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 के जो हाफ लाइफ अर्ध जीवन काल, तो इसकी जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 5730 ईयर। और जो कार्बन 14 होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम उपस्थित होता है। इसकी जो एवेंडेंस होती है, इसकी जो मात्रा होती है वो 1 ट्रिलियन होती है। कितना होगी? 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो मतलब इसकी जो अबाउंडेंस है, इसकी जो मात्रा है प्रकृति में मिलने की वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। अब ये जो कार्बन 14 और कार्बन 13 होते हैं, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कैसे होते हैं?
स्टेबल होंगे। कैसे होते हैं? स्टेबल होंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये जो कार्बन 13 है, कार्बन 13 जो होगा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो कार्बन 13 होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? क्योंकि इसका स्पिन जो होता है -12 होता है। क्या होता है? इसका जो स्पिन है, स्पिन कितना होता है? -12। तो क्या होता है? -1/2 होने की वजह से किसकी स्पिन? कार्बन 13 की स्पिन जो है -1/2 होने की वजह से इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। अच्छा, जो C12 होता है, C12 होता है, ये सबसे स्टेबल होता है और सबसे अधिक मात्रा में हमारे नेचर में यही उपस्थित होता है। तो इसकी जो मात्रा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 98.89% अपना कार्बन 12 उपस्थित होता है। बाकी 1.11% जो होगा अपना वो कार्बन 13 होगा। और जो कार्बन 14 वो ट्रिलियन में मिल रहा है, मतलब बहुत ही कम मिलता है अपना कार्बन 14। ये तो था कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में। अब एक छोटी सी चीज और पूछा जाता है, बताइए कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या होगा? कार्बन 12 में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि परमाणु कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। यदि परमाणु न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, तो फिर क्या होता है? उसके पास जितना उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन और बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाह्यतम कोश नहीं, उनके कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कार्बन 12 का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है, इसलिए प्रोटॉन भी कितने मिलेंगे? 6 और इलेक्ट्रॉन भी कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 6। तो तीनों क्या मिलेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब कितने में? और परमाणु क्रमांक 6 मिलेगा। तो ये प्रोटॉन कितने मिलेंगे इसमें? 6। इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 6। अब सर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है A = Z+N, जहाँ A है मास नंबर, मास नंबर यहाँ पे दिया है कार्बन 12 दिया है ना, तो मास नंबर के स्थान पे आप 12 रख लो, बराबर Z की वैल्यू आपने कार्बन 12 के लिए कितना रखा है? कार्बन के लिए 6, और N की वैल्यू आपको निकालना है। तो N बराबर कितना निकल के आया? 12 - 6 = 6, यानी इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों 6 होंगे। अच्छा, कार्बन 13 के लिए, अब कार्बन 13 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो चाहे कार्बन 12 की बात करें, कार्बन 13 की बात करें या कार्बन 14 की बात करें, सबके लिए एटॉमिक नंबर वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। एटॉमिक नंबर इसके लिए कितना मिलेगा? 6। अच्छा, प्रोटॉन इसके लिए कितने रहेंगे? 6। इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 6। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, कार्बन 13 पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतना ही नाभिक में प्रोटॉन और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बारी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? N = A - Z। कार्बन 13 के लिए मास नंबर कितना है? 13, तो A के स्थान पे कितना हो जाएगा? 13। Z की वैल्यू हमेशा आपको बताया गया है, कार्बन के लिए Z का मान हमेशा 6 ही होगा, तो कितना निकल के आएगा? 7। तो N की वैल्यू कितने निकल के आई है कार्बन 13 के लिए? 7 निकल के आई है। अब बारी है कार्बन 14। तो कार्बन 14 में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कार्बन 14 की बात करा था तो Z की वैल्यू 6 रहेगी, प्रोटॉन भी 6 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? 6। N की वैल्यू निकाल लेते हैं, N बराबर होता है A - Z। तो N बराबर क्या हो जाएगा? A के स्थान पे कितना रखेंगे? 14 - 6, तो N बराबर कितना निकल के आएगा? 8। यानी कि कार्बन 14 में कार्बन 12 में न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 6। कार्बन 13 में जो न्यूट्रॉन होगा वो होगा 7। कार्बन 14 में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या जो होगी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में एक जैसी रहती है। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या पे ही, न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण ही जो अपना कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव प्रकृति को प्रदर्शित करता है। समझ आ रहा है बात? पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करेंगे। लिख लीजिए पहले इसको। अब हम लोग एलोट्रोपी, आप कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं। तो कार्बन का अपर रूप, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं सर अपर रूप किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व का
एक से अधिक रूपों में पाया जाना, क्या बोला हमने, किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, अपर रूप कहलाता है, उस तत्व का अपर रूप कहलाएगा। अब अगर कार्बन का अपर रूप की बात चल रही है तो कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही कार्बन का अपर रूप कहलाएगा। अब कार्बन तो किसी भी एलिमेंट का अपर रूप जो होते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो अपर रूप होगा, तो एन एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट के अपर रूप का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कैसे होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अगर हम लोग बात करें कार्बन के अपर रूपों के बारे में, तो कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूप होते हैं। कार्बन के कितने अपर रूप होंगे, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, दो अपर रूप होते हैं, यानी कार्बन दो रूपों में मिलेगा। एक पहला होता कार्बन का क्रिस्टलीय रूप और दूसरा होता कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप या अपर रूप की बात। दूसरा है एमार्फस, एमार्फस फॉर्म। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय अपर रूप होगा कार्बन का, उसकी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। कैसी होती है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। अब आपसे पूछा जाए इसकी निश्चित ज्यामितीय आकार कैसा है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी जो निश्चित ज्यामितीय आकार होगा। अब समझ नहीं आता कि जो क्रिस्टलीय फॉर्म होगा कार्बन के अपर रूप का, उसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप क्यों है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होने का मुख्य कारण क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो परमाणु है, परमाणु की नियमित व्यवस्था के कारण, परमाणुओं के नियमित अव्यवस्था के कारण क्या होता है, जो कार्बन के अपर रूप का क्रिस्टलीय फॉर्म है उसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। अब अगर कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म की बात करें, अक्रिस्टलीय अपर रूप की, तो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उसका जो शेप, ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है। तो इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होने का मुख्य कारण क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होने का मतलब का मुख्य कारण यही है इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो परमाणुओं का अनियमित रूप, परमाणुओं के अनियमित व्यवस्था के कारण ही, परमाणुओं के अनियमित व्यवस्था के कारण ही जो एमॉर्फस फॉर्म होगा, कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो इनडिफिनिट होगा, वो अनियमित होगा। किसके कारण, अनियमित व्यवस्था के, परमाणुओं की अनियमित व्यवस्था का, इर्रेगुलर अरेंजमेंट के कारण ही इनडिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अब देखो क्या बात करनी है कि कार्बन के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो कौन कौन से हैं। तो कार्बन के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें पहला आता है अपना डायमंड। क्या आएगा, डायमंड, जो हमारे प्रकृति का सबसे हार्ड मटेरियल है। दूसरा है अपना ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, जो कार्बन का ये क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। अगला आता है अपना फुलेरिन। क्या था, फुलेरिन। फुलेरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, C60 या बकीबाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C60 या बकीबाल भी बोलते हैं। ये जो ग्रेफाइट होता है ये क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, लेकिन जो डायमंड होता है ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। इसके साथ साथ एक और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेफीन। क्या बोलते हैं, ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है दुनिया का सबसे तरलतम पदार्थ माना गया है। जो ग्रेफीन होता है इसे दुनिया का सबसे तरलतम पदार्थ माना गया है। ये तो है कार्बन के अपर रूपों का क्रिस्टलीय एग्जाम्पल। अब अक्रिस्टलीय एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आता है कोल, जैसे कोयला हो गया, चारकोल हो गया। क्या हो गया, चारकोल हो गया। जिसे हम लोग लैंप ब्लैक होता है, लैंप ब्लैक भी अपना कैसा होगा, एमॉर्फस फॉर्म होगा।
या अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है कार्बन का। तो ये था एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।